हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक और मेरा नाम सचिन। और आज आप सभी को एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1 जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी मीडियम में, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो इतना आपके लिए काफी होगा। ये वन शॉट वीडियो रहने वाली है सेमेस्टर 2 के सभी कोर्सेज के लिए, जिसके पास भी एईसी में अगर आपके पास एनवायरमेंटल साइंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लें, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। आपको ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ओपन करके एकलव्य स्नातक 1 सर्च मारना है और आपके सामने हमारा ग्रुप आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ शॉर्ट नोट्स करवाने वाला हूं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस पहले पूछे जाते हैं ईवीएस में। तो सबसे पहले जल मंडल के बारे में आपको बता देता हूं। जल मंडल क्या है? एक ऐसा जलमंडल, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारे महासागर भी आते हैं, झील, नदियां, जो हमारे ग्लेशियर होते हैं, हिमनद, भूमि का जल, ये जितना भी जो पानी आता है हमारी पृथ्वी पर, जहां जहां भी पानी है वो सारा जलमंडल है। और जलमंडल से हमारी जलवायु, हमारे मौसम का जो पैटर्न है और जो हमारी जितनी भी भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं। जीवन को बनाए रखने के लिए जल, आपने सुना होगा, जल ही जीवन है। तो जल बहुत जरूरी है। हमारा जो भाई दुनिया भर के जो इकोसिस्टम होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, उसमें बैलेंस बनाए रखना है तो पानी का होना बहुत जरूरी है। कृषि के लिए बहुत जरूरी है। मनुष्य की जो सभ्यताएं हुई हैं आज तक, जितनी भी, हड़प्पा सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो कभी, तो वो सारी सभ्यता कभी ना कभी नदी के पास ही थी। तो क्योंकि पानी से ही हमारा जीवन है, ये हमारा जलमंडल है। आप इसमें देखोगे आपके हिमनद यानी कि ग्लेशियर आते हैं, आपका भूजल है, सरफेस वाटर है, भूमिगत जल है आपका जो अंदर का होता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर। इसके अलावा जितना भी आपका महासागरों का जल है, नदियों का जल है, ये सारा का सारा इसमें आ जाता है। अगला है समस्थिति। अगला टॉपिक हमारा समस्थिति क्या है कि खुद को जब आप रेगुलेट करते हो, खुद से अपनी बॉडी क्या करती है कि बाहरी परिस्थितियों को देखते हुए जब आपकी बॉडी तालमेल बिठाते हुए अपनी अंदर की स्थिरता बनाए रखती है तो वो समस्थिति कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो पेनक्रियाज होता है बॉडी में, वो अगर ये डिटेक्ट करे कि हमारे बॉडी के ब्लड में जो ग्लूकोज है वो उसके लेवल बढ़ रहे हैं कुछ खाने के बाद, तो होता क्या है, जो हमारा पेनक्रियाज वगैरह को, जो भी ये जो सेल्स वगैरह है, ये जब पढ़ते हैं सिचुएशन को, तो होता क्या है कि एक जो आपका इंसुलिन होता है वो हमारे ब्लड में रिलीज होता है। जब आपको ये पता चलता है, आपकी बॉडी के अंदर जब सेल्स जो है वो देखते हैं ये सारी सिचुएशन, फिर क्या होता है कि यही मतलब इंसुलिन वगैरह जो होता है फिर आपके बढ़े हुए ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। ठीक है, और आप इतना समझ लो कि हमारी बॉडी को एक मतलब एक मैसेज पहुंचा कि भाई ग्लूकोज के लेवल बढ़ रहे हैं, तो हमारी बॉडी खुद अपनी आपको तालमेल बिठाने के लिए क्या करेगी, इंसुलिन रिलीज करेगी, जिससे वो ग्लूकोज के लेवल कम हो जाएंगे। सो ये बैलेंस बना रहेगा। ओके, यही कहलाता है समस्थिति। आगे घास स्थल। घास स्थल यानी कि घास के मैदान, जो कि कहीं कहीं पे जिसको प्रेरी नाम से जाना जाता है, कहीं इसको सवाना कहा जाता है। ये क्या है, इसकी विशेषता ये है कि बहुत बड़ा भूमि का हिस्सा होता है जहां पर घास ही घास होती है, जहां पर शाकाहारी ज्यादातर जानवर पाए जाते हैं, और इसके अलावा पौधे बहुत सारे होते हैं, पेड़ होते हैं, झाड़ियां होती हैं। और ये वहां पर ज्यादातर घास के मैदान होते हैं जहां पर मीडियम बारिश होती हो, यहाँ जहां पर मीडियम से थोड़ा हाई टेम्परेचर रहता हो, ऐसे इलाकों में। ओके, सो ये जो एरियाज होते हैं, अब बिल्कुल ही अगर ठंड है तो वहां पे कभी घास का मैदान नहीं होगा। अगर कहीं पे मीडियम टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, तो वहां पर घास के मैदान होते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है भूनिम्नीकरण। भूनिम्नीकरण का मतलब होता है जो हमारी भूमि होती है उसकी क्वालिटी का खराब होना। अब ये वनों की कटाई से भी हो सकता है, आप कृषि सही से नहीं कर रहे हो उससे भी हो सकता है, शहरीकरण की वजह से जो बिल्डिंगें बनाई जाती हैं उससे भी हो सकता है, क्योंकि जमीन खराब करके आप उसके ऊपर कुछ बना रहे हो ना, खुदाई करने से हो सकता है, औद्योगिक गतिविधियों से हो सकता है। और ये इसकी वजह से क्या है, मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी की जो उर्वरता है, उपजाऊपन है, उसमें कमी आती है, मरुस्थलीकरण होने लगता है, यानी कि डेजर्टिफिकेशन, जो मिट्टी है धीरे 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 बेकार हो जाएगी एकदम। लवणीकरण, उसके अंदर क्या होगा, सॉल्ट यानी कि नमक की मात्रा बढ़ जाएगी तो भी वो खराब हो जाएगी मिट्टी और जमीन। सो इससे क्या है, परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। आपकी कृषि उत्पादकता में कमी आ सकती है, जैव विविधता में कमी आ सकती है, ठीक है, और बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं। सो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। देखो ऐसा हो जाता है,
आप चाहोगे कि हमारी जो पृथ्वी है, जो भूमि है, वो ऐसी हो जाए जिसपे कुछ हो गई ना, बंजर जैसी। तो यही जो सिचुएशन है, इसी को भूनिम्नीकरण कहते हैं। अगला टॉपिक है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या है? एक ऐसा ईंधन है जिसको बनने में बहुत साल लगते हैं, जो हमारे बहुत साल पहले जीव जंतु पेड़ पौधे इस मिट्टी में समा गए, उन्हीं से ये आपका ईंधन बनता है। ये ईंधन जो होता है जीवाश्म ईंधन, इसमें कोयला आता है, तेल आता है पेट्रोलियम वाला, प्राकृतिक गैस आती है। इसको आप इंग्लिश में फॉसिल फ्यूल कहते हो, ठीक है। फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन, जो जीवों के उससे अवशेषों से बना है, कई मिलियन बिलियन सालों तक जो वो जीव जंतु दबे रहे मरने के बाद, जो उनके जो अंदर जो भी मतलब जितनी भी वो जैविक चीजें थी, वो उन सब चीजों से लगातार दबाव पड़ा, टेम्परेचर बदला और ये जीवाश्म ईंधन बने। कोयला है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, प्रोपेन है, केरोसिन है, ये सारी चीजें हैं। कोयला कैसे बना? उन पौधों के अवशेषों से बनता है जो लाखों वर्षों से दबे हुए हैं। पेड़ पौधे बहुत ज्यादा दब चुके हैं अंदर जाकर, लाखों वर्षों से, समझ रहे हो? लाख वर्ष, 100 भी नहीं, 1000 भी नहीं, सीधा लाख। और इतना टाइम लगता है कोयला बनने में। और तेल और प्राकृतिक गैस जो है वो आपको अगर आप देखोगे तो ये समुद्री जीव जो होते हैं जब मर जाते हैं तो उनके अवशेष से जो तलछट होता है उसमें दब जाते हैं, जब वो मछलियां और समुद्री जीव, और गर्मी बढ़ती है, दबाव बढ़ता है, तो ये पेट्रोल वगैरह बनता है। जीवाश्म ईंधन जो है वो गैर नवीकरणीय होते हैं, आप उसको दोबारा नहीं बना सकते। कोयला जला दिया राख बनेगी, राख से कोयला नहीं बनेगा, यानी कि वो लिमिटेड है। और पेट्रोल जला दिया तो खत्म है, पेट्रोल दोबारा अपने आप रिन्यू नहीं होगा, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं। हालांकि आप जब ये जीवाश्म ईंधन जलाते हो तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस जाती हैं। ग्रीन हाउस गैस वो गैस होती है जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती है और टेम्परेचर को बढ़ा देती है। तो ये होता है इससे। अगला टॉपिक है प्रदूषक। प्रदूषक जिसको इंग्लिश में पॉल्यूटेंट कहा जाता है, कोई भी ऐसा तत्व जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है, प्रदूषक कहलाता है। सो ये वो चीजें होती हैं जो हमारे पर्यावरण में जब प्रवेश करती हैं तो होगा क्या, जो जीवित जीव जंतु हैं उनको नुकसान पहुंचाती है। और ये आपके केमिकल्स में हो सकता है, आपके जो कण होते हैं छोटे छोटे धूल मिट्टी के, उससे हो सकता है, कुछ जैविक सामग्री आपने ऐसी वेस्ट फेंक दिया उससे हो सकता है, यहाँ तक कि प्रदूषण आपका ध्वनि प्रदूषण यानी कि साउंड पोल्यूशन भी होता है, नॉइज पोल्यूशन भी होता है, प्रकाश पोल्यूशन यानी कि बेमतलब कि आप लाइटें जला रहे हो उससे भी हो सकता है। कुछ उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देखोगे, उद्योगों से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कई सारे कण निकलते हैं। कृषि करोगे तो कीटनाशक वगैरह से प्रदूषण होता है। व्हीकल्स वगैरह में से भी आपका ध्वनि प्रदूषण भी होता है और धुआं भी निकलता है। ये जो प्रदूषक होते हैं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, जो जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होते हैं, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी हानिकारक होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, पॉइंट नहीं अगला टॉपिक है, ये सारे हम शॉर्ट नोट्स कर रहे हैं अभी। मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी का कटाव होना। मिट्टी किसी हवा की वजह से कट सकती है, पानी की वजह से कट सकती है। ओके, जो मिट्टी का कटाव होगा, मिट्टी का आवरण हटेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, पानी तेज स्पीड से आया, मिट्टी को काटते हुए ले गया, इसका ऊपरी आवरण नष्ट हो गया। सो ये क्या है, हमारा मृदा अपरदन कहलाता है। अब है प्राथमिक उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब क्या होता है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर, यानी कि इसमें प्राथमिक उत्पादकता में वो लोग आते हैं, ठीक है, जैसे पौधे हो गए जो अपना खुद से खाना बना रहे हैं, पानी ले रहे हैं और प्रकाश ले रहे हैं और प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, और इस तरीके से वो एक प्राइमरी प्रोड्यूसर बन रहे हैं। जैसे कि मान लो एक पौधा है, ये सनलाइट, ठीक है, इस पे सनलाइट आ रही है और इसके अलावा पानी मिल रहा है पौधे को, तो वो अपना ग्लूकोज बना रहा है, अपनी एनर्जी बना रहा है। अब होता क्या है, जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जितना ज्यादा आप जितना ज्यादा पेड़ पौधे लगाओगे, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है यही तो गैस है जो हमारे टेम्परेचर को बढ़ाती है, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं पेड़ लगाओ जितना ज्यादा हो सके, कि ये कार्बन डाइऑक्साइड सारी खींच लेंगे जो पेड़ पौधे हैं, ठंडक ही ठंडक हो जाएगी और ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन देंगे हमें। सो ये है इसके अंदर। फिर है खतरनाक अपशिष्ट, कुछ ऐसा कूड़ा करकट जो बहुत खतरनाक होता है, जो फेंका गया सामान, जो कुछ केमिकल्स, कुछ मतलब ऐसी चीजें, उदाहरण के लिए रसायन मींस केमिकल, सॉल्वेंट्स, कुछ घोल मेल के जो वो लैब वगैरह में होता है, वो भी एक तरीके से खतरनाक होता है। कीटनाशक, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वाला कचरा, और हमारा जो मेडिकल वेस्ट होता है चिकित्सा वाला, डॉक्टर वगैरह का,
ये बहुत खतरनाक कूड़ा कचरा होता है, बीमारियों का घर होता है ये। कभी आप टच कर लो किसी निडल को, आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। सो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए खतरनाक होता है ये। सो इसको सही से प्रबंधन करके, सही से इसका भंडारण करना, सही से इसको ले जाना और इसका निपटान करना भाई बहुत जरूरी होता है। ये बहुत ही खतरनाक हजारडस वेस्ट कहा गया है इसे, यानी कि खतरनाक कचरा। फिर है वन पारिस्थितिकी तंत्र। देखो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, जिसमें कुछ जैविक घटक होते हैं, ठीक है, और कुछ अजैविक घटक होते हैं, और वो मिलकर एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। जैविक में जीव जंतु होंगे, पेड़ पौधे होंगे, अजैविक में धूप होगी, हवा होगी, पानी होगा, बारिश होगी। ये मिलकर ही एक इकोसिस्टम बनता है जहां पर फिर एक जीवन पनपता है। सो वन पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है कि जो जंगलों में जब सारे जानवर एक साथ रहते हैं और सभी जीव जंतु, पौधे, पेड़, ठीक है, सूरज की रोशनी होती है, हवा होती है, पानी होता है, सो वो आपका वन पारिस्थितिकी तंत्र बन जाता है जंगल का। फिर है जैव मंडल किसे कहते हैं। जीव मंडल क्या है, हमारे पृथ्वी पर, इस ग्रह पर जिधर भी जीवन है, जिधर भी जीवन है, वायुमंडल से लेकर जलमंडल से स्थल मंडल, ये सारी चीजें एक कर देता है जैव मंडल। और महासागरों की गहराई हो या ऊंचे पहाड़ों तक जहां भी जीवन मौजूद है, वो सारी की सारी चीजें इसमें आती हैं। और इसके अलावा आप इस फोटो से समझ सकते हो कि चाहे वो एक समुद्र की मछली है, एक कछुआ है, या फिर बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर कोई बाज उड़ता है, कोई पक्षी उड़ता है, ये सारा जैव मंडल कहलाएगा आपका। ओके, बायोमास किसे कहते हैं। बायोमास क्या है, जो जीवित या फिर हाल ही में जीवित जो जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो अपशिष्ट होता है, जो वो सड़ गल जाते हैं, तो उससे क्या होता है, इसको ईंधन के रूप में, जैव ईंधन के रूप में यूज किया जाता है, जिससे एक एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है, जिसको बायोमास कहा जाता है। इसमें लकड़ी, फसल के वो गले सड़े भाग, और कृषि से जो फेंका हुआ सामान, जीव जंतुओं का गोबर, और ये सारी चीजें मिलाकर एक एनर्जी बनती है जिसको बायोमास कहा गया है। ओके, जो कि आप देख सकते हो आपके सामने, इतना सारा सामान, इधर उधर का कचरा एक ऊर्जा बनाता है। फिर आता है स्थल मंडल। स्थल मंडल आप देखोगे जो हमारी पृथ्वी होती है, उसकी कई लेयर होती हैं, ऊपर पट्टी होती है, मेंटल होता है, क्रोड होता है। तो स्थल मंडल पृथ्वी की संरचना की सबसे बाहरी परत है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। और ये यहां से समझो, ये मान लो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, सो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो यही है, स्थल मंडल, जो कि क्रस्ट को और मेंटल को जोड़कर बनी है। ओके, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं किसे कहते हैं। तो जो हम पारितंत्र में रहते हैं, वो हमें कोई ना कोई लाभ जो है प्रोवाइड करते हैं, चाहे भोजन हो, पानी हो, आपका जो जलवायु कंट्रोल करना वो भी पारितंत्र में ही होता है, बाढ़ वगैरह को रोकना। इसके अलावा जो न्यूट्रिशन आपका जो साइकिल होता है, जो आपका पोषक चक्र होता है कि कार्बन कैसे पूरे इकोसिस्टम में इधर से उधर जाता है, ठीक है, ये जितना भी कुछ हमारा पारिस्थितिकी तंत्र हमारे लिए करता है ना, वो पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं कहलाती हैं। ओके, अब हमारा अगला सवाल है, भारत में खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या और चुनौतियों पर चर्चा करें। जो हमारे देश में खतरनाक कचरा होता है, जो पीछे बताया था, कैसे उसके प्रबंधन में चुनौतियां आती हैं। सो कई तरीके का कचरा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है, मेटल वाला कचरा होता है, पेपर कचरा होता है, प्लास्टिक कचरा होता है। ये वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। सबसे पहली बात है, कोई बड़ा कानून नहीं बना है अभी तक। सो भारत में खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 बनाया गया, पर्यावरण अधिनियम बनाया गया, बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 बनाया गया, पर सिर्फ बनाए गए, इनका कार्यान्वयन उतने अच्छे से नहीं हो पाया, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। दूसरा है अपर्याप्त बुनियादी ढांचा। देश को खतरनाक अपशिष्ट उपचार और निपटान के लिए आपको पता है कि डेली समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्या है कि कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तो होती हैं, बट उनका वो इतना आर्किटेक्चर अच्छा नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे ये खतरनाक जो कचरा है उसको स्टोर करने की जगह हो। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, अनौपचारिक क्षेत्र की भागीदारी बहुत ज्यादा है इस कचरे में, कि भारत में खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो अनौपचारिक क्षेत्र से आता है, जिसमें कचरा बीनने वाले जो लोग हैं और जो छोटे पैमाने में जो रिसाइकलर लोग होते हैं, जो अक्सर असुरक्षित परिस्थितियों में काम करते हैं। जो कूड़ा बीनने वाला होता है उसको नहीं पता कौन सा कचरा खतरनाक है, कौन सा नहीं है, वो बेचारा ऐसे ही बिना सेफ्टी के, बिना ग्लव्स पहने, बिना मास्क पहने घुस जाता है। सो सुरक्षा उपाय होने चाहिए, रिसाइकलिंग सुरक्षित तरीके से होनी चाहिए, ताकि जोखिम ना हो जो कूड़ा बीन रहा है उसे भी। निगरानी और प्रवर्तन,
तो ये जो खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निगरानी जो है वो बहुत कमजोर है, कोई ध्यान नहीं दे रहा यार, कोई कहीं भी कूड़ा फेंक रहा है। निगरानी की बहुत जरूरत है, सही से उसको इन्फोर्स किया जाए कानूनों को। जागरूकता की बहुत जरूरत है, लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, जब तक ये कूड़ा करकट कभी खत्म नहीं होने वाला। आप खुद कूड़ा फेंकना बंद करो तो सारे बंद कर देंगे। सीमा पर आवाजाही, देखो भारत को खतरनाक कचरे की सीमा पर आवाजाही से संबंधित चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे खतरनाक कचरे की अवैध तस्करी भी होती है। और होता क्या है कि मतलब बहुत बारी क्या होता है कि ये जो खतरनाक कचरा होता है इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ कुछ ऐसा सामान होता है जिसकी वो तस्करी भी कर लेते हैं। सो इससे क्या है कि बहुत नुकसान भी हो सकता है हमारे देश को। सो इंटरनेशनल सपोर्ट की बहुत जरूरत है। निगरानी रखो कौन सा सामान आ रहा जा रहा है, पता चले ना भाई रिसाइकलिंग के नाम पे वो बम धमाके लेके जा रहा है उसमें। फिर है तकनीकी अंतराल, तो खतरनाक अपशिष्ट का उपचार करना है, यानी कि ये जो कचरे का उपचार करना है तो आपको एक टेक्नोलॉजी में भी अपना आगे कुछ बढ़ना पड़ेगा। इन कमियों को दूर करने के लिए रिसर्च करनी पड़ेगी और ये सारी चीजें हैं। क्षमता निर्माण, यानी कि आप ये देखो लोगों को ट्रेनिंग देनी होगी कैसे इस कचरे से बचना है, कैसे इस कचरे को स्टोर करना है, कैसे इस कचरे को ले जाना है। जागरूकता फैलानी होगी और लोगों को सिखाना होगा। फिर है भारतीय दृष्टिकोण से क्या उभरते बाजारों में सतत विकास संभव है, विस्तार से बताना। ये जो उभरते हुए देश हैं, क्या यहाँ पे सतत पोषणीय विकास पॉसिबल है? सतत पोषणीय विकास जो कि एक ऐसा विकास होता है जहां पे आप अपने भविष्य की आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए भी कुछ संसाधन बचा के रखते हो और आपकी आज की जरूरतें भी पूरी हो जाती हैं। तो संसाधनों का प्रबंधन, आप अगर देखोगे कई उभरते बाजारों की तरह भारत को भी संसाधन संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो सतत विकास के लिए जो जल है, जो भूमि है और जो ऊर्जा जैसे संसाधनों को आप सही से यूज करना शुरू करो, बहुत जरूरी है। नवीकरणीय ऊर्जा जिसको आप दोबारा बना सकते हो, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, आप इसको बढ़ावा दो, ठीक है। पर्यावरणीय संरक्षण, सो हो क्या रहा है, तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है, फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, शहरीकरण हो रहा है, तो इससे पर्यावरण का बहुत नुकसान हो रहा है। सो सतत विकास में आपको पॉल्यूशन कंट्रोल करना पड़ेगा, पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, वन के जीवों को बचाना पड़ेगा, ये उपाय करने पड़ेंगे। तो भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के लिए और पेड़ पौधे लगाने के लिए लगातार प्रगति करी है, हालांकि अभी भी और सुधार चाहिए। समावेशी विकास, इसका मतलब है सतत विकास से क्या होता है, हाशिए पर जो रहने वाले समुदाय हैं, जो सोसाइटी में कुछ पिछड़े हुए लोग हैं, सभी वर्गों का फायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर लोगों का फायदा होता है विकास का। तो भारत में कौशल विकास बहुत जरूरी है, स्किल डेवलप करना, शिक्षा बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से आप सभी को, समाज को साथ लेकर चल सकते हो, ठीक है। प्रौद्योगिकी और नवाचार में ये आएगा कि उभरते हुए बाजार जो हैं वो पारंपरिक विकास मार्गों पर छलांग लगाने के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठा सकते हैं। मींस अगर जो अभी देश उभर रहे हैं उनको अपनी टेक्नोलॉजी का विकास करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। आप डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हो और सारे गवर्नमेंट के काम ऑनलाइन हो रहे हैं, और एग्रीकल्चरल जितना भी काम है, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है कृषि में, ये क्या होता है कि इससे सतत विकास को बढ़ावा मिलता है। नीतियां बनाना बहुत जरूरी है। सतत विकास सिर्फ कहने की बात नहीं होती, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। पर्यावरण संरक्षण की नीतियां बनानी पड़ती हैं, नवीकरणीय ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा यूज करनी होगी, टिकाऊ विकास पर ध्यान देना होगा। आपको दीर्घकालिक स्थिरता चाहिए, अगर लंबे टाइम के लॉन्ग टर्म रन में अगर आपको जाना है तो बहुत जरूरी होता है। जलवायु परिवर्तन, लचीलापन, तो देखो उभरते हुए बाजार जो है वो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। अब जो नए देश अपना विकास कर रहे हैं उनको ये भी देखना है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बहुत सारी चीजों पर रिस्ट्रिक्शंस है, वो देखते हुए इनको अपनी रणनीतियां बनानी है, ठीक है, कि कोई भाई मतलब ऐसा जलवायु को भी नुकसान ना हो, ठीक है, और अपना विकास भी हो जाए। फिर है वैश्विक सहयोग, सतत विकास करने के लिए आपको इंटरनेशनल मतलब स्टेज पे सभी देशों की जरूरत होती है। आप एक पार्टनरशिप बनाओ। तो भारत जैसे उभरते हुए बाजार सतत विकास प्रयासों में तेजी लाने के लिए बड़े बड़े देशों के साथ भारत देश जो है वो कोलैब करता है, पार्टनरशिप्स करता है, मीटिंग्स करता है। सो दोनों को फायदा होता है इसका। भारत में अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, भारत में प्रासंगिक केस स्टडीज की मदद से बताओ कि विकास परियोजनाओं ने पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिकी संतुलन को कैसे प्रभावित किया है। तो यहाँ पे आपको यही पूछा जा रहा है कि भाई ये जो हमारे विकास परियोजनाएं होती हैं इससे हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो कैसे प्रभावित हो रहा है, ठीक है। तो देखो भारत में पिछले कई सालों में कई सारी विकास परियोजनाएं हमने देखी हैं और इसका कुछ अच्छा फायदा भी हुआ है, कुछ नुकसान भी हुए हैं। जैसे सरदार सरोवर बांध परियोजना है।
सो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध भारत की सबसे बड़ी बांध परियोजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य था सिंचाई के लिए सुविधा मुहैया कराना, पीने का पानी हो, पानी से बिजली बने। मेन कारण तो ये था इसका। लेकिन बांध बनाने से बहुत बड़ा जो वन क्षेत्र है, जो जंगल का एरिया था, वो काट दिया गया और जो पेड़ पौधे थे वो जलमग्न हो गए। वहां के रहने वाले समुदायों को वहां से निष्कासित कर दिया गया, वहां से हटा दिया गया। और ये पता चला कि जो जल में रहने वाले जीव होते हैं उनकी आबादी भी कम हुई, तो बहुत नुकसान हुआ इस परियोजना का। ठीक है। इसके अलावा पोस्को स्टील प्लांट है उड़ीसा के अंदर। पोस्को स्टील प्लांट के आसपास में क्या हुआ, ये जैसे स्टील का प्लांट लगाया जाना था, ठीक है, उड़ीसा में। सो ये बोला गया आसपास का जंगल साफ कर दो, ठीक है, जो कृषि भूमि है साफ कर दो, हटा दो। सो इससे क्या है, आसपास के जो मैंग्रोव वन होते हैं, मैंग्रोव जो वन होते हैं, वो भी नष्ट करने का ऑर्डर था। और जो वन्य जीव जहाँ पर रहते हैं भाई, जंगली जानवर, उनका आवास, उनका घर, जंगल वगैरह सब काट देना था। सो पर्यावरण के कार्यकर्ताओं ने मिलकर आवाज उठाई और इन सभी के बारे में अपनी चिंता जताई। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था। अरुणाचल प्रदेश जल विद्युत परियोजना। सो अरुणाचल प्रदेश में भी कई सारी बांध परियोजनाएं थी। अब आपको पता है, बांध बनेगा तो क्या नदी में कूड़ा करकट जाएगा, वो जो जलीय जीव हैं उनको नुकसान होगा, रहने वाले लोगों को नुकसान होगा आसपास। ठीक है, जो पेड़ पौधे होंगे आसपास वो काट दिए जाएंगे। सो ये सारी चीजें इसमें आ रही थी। ठीक है। सो और इसके अलावा पश्चिमी घाट का विकास, ये भी एक परियोजना थी। जैसे कि मान लो ये हमारा भारत देश है, ये जो साइड है ये इसको पश्चिमी घाट हम कहते हैं। सो पश्चिमी घाट आप देखोगे यहाँ पर ना बहुत जैव विविधता पाई जाती है, जीव जंतुओं की बहुत प्रजातियां पाई जाती हैं। सो यहाँ पे क्या है, अक्सर बुनियादी ढांचे का विस्तार और खनन और वनों की कटाई यहाँ पर चलती रहती है। यहाँ पे कभी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चलता है, कभी खुदाई चल रही है, कभी यहाँ पे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, कभी सड़क बनाई जा रही है, कभी रेल बनाई जा रही है, कभी हाईवे बनाए जा रहे हैं। तो इससे जो जंगल काटे जा रहे हैं, जीव जंतुओं का आवास जो है वो नष्ट हो गया है। और खनन खुदाई करने से मिट्टी का जो है वो नुकसान हुआ है, जल प्रदूषण बढ़ा है। सो ये भी एक तरीके से जानना जरूरी था। अगला टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति की व्याख्या करो। जो हमारे ईवीएस सब्जेक्ट है, कैसे वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को लेकर साथ चलता है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से सबसे पहले तो प्राकृतिक विज्ञान के कई टॉपिक हैं। पारिस्थितिकी हम इसमें पढ़ते हैं, भू विज्ञान हम इसमें पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान हम इसमें पढ़ते हैं, जीव विज्ञान हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इकोसिस्टम के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, भू विज्ञान में मिट्टी के बारे में पढ़ाया जाता है, रसायन विज्ञान में आपको हवा पानी मिट्टी जैसी जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो पढ़ाया जाता है। और सामाजिक विज्ञान के भी कई चीजें इसमें शामिल हैं ईवीएस में, जैसे कि समाज शास्त्र इसमें आ जाता है, जब आप पर्यावरणीय मुद्दों को सामाजिक रूप से देखते हो। अर्थशास्त्र इसमें आ जाता है, जब आप संसाधनों के बारे में पढ़ते हो, बाजार के बारे में पढ़ते हो। राजनीतिक विज्ञान यहाँ पर आ जाता है, जब आप अंतरराष्ट्रीय लेवल पर पर्यावरण संबंधी समझौते करते हो सभी नेता मिलकर। मानव विज्ञान इसमें आ जाता है। ठीक है, और इसके अलावा मानविकी जिसको ह्यूमैनिटीज कहा जाता है, उसमें दर्शन शास्त्र भी ईवीएस के अंदर आ जाता है, जब आप नैतिकता, पेड़ पौधे बचाने की बात करते हो। और इतिहास इसमें आ जाता है, जब आप पर्यावरण आंदोलन पढ़ते हो, पर्यावरण के लिए बचाने के लिए जो कुछ इतिहास में कुछ हुआ है वो पढ़ते हो। साहित्य और कला इसमें आ जाता है। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी आ जाती है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए कैसे इंजीनियरिंग का यूज करते हुए आप क्या बना सकते हो चुनौतियों का सामना करने के लिए। रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का इसमें आ जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, जब आप पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में निगरानी रखने के लिए या जो भी आप जो मतलब सैटेलाइट इमेजेस वगैरह लेते हो, वो सब इसमें सब्जेक्ट आ जाते हैं। स्वास्थ्य विज्ञान इसमें आ जाता है कि जो ये जितने भी पर्यावरण प्रदूषक होते हैं ये आपको भी कैसे आपके स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव डाल सकते हैं, हवा पानी से जो नुकसान होता है। अब है परमाणु ऊर्जा क्या है। रेडियोधर्मी कचरे से जुड़े पर्यावरणीय प्रभावों और स्वास्थ्य जोखिमों पर संक्षेप में चर्चा करो। परमाणु ऊर्जा क्या होती है, ये परमाणु न्यूक्लियर रिएक्शन से बनती है ऊर्जा। ठीक है, और इसमें होता क्या है, देखो परमाणु ऊर्जा जो प्रतिक्रिया होती है, मीन्स न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, उससे उत्पन्न होती है एक शक्ति, जो आमतौर पर जो परमाणु होता है उसका विखंडन हो जाता है, वो टूट जाता है। और इससे होता क्या है कि बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है और ये ऊर्जा से आप बिजली वगैरह बना सकते हो। सो परमाणु ऊर्जा से पर्यावरण पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर भी जोखिम पड़ता है, क्योंकि जो रेडिएशन निकलती है वो बहुत खतरनाक होती है। यह कचरा जो होता है, ये जो रेडियोधर्मी कचरा होता है ना, इनका रेडियोधर्मी कचरा याद रखना, ये बहुत ज्यादा आप समझ लो हमारे यहाँ पे पृथ्वी की सतह पर
लाखों वर्षों तक रह सकता है अगर सही से निपटान ना हो इसका। पर्यावरण का प्रभाव क्या पड़ता है इसका, देखो रेडियोधर्मी संदूषण। तो देखो परमाणु दुर्घटनाओं में जैसे कि 1986 में चेरनोबिल आपदा हुई थी और 2011 में फुकुशिमा दाइची परमाणु आपदा हुई थी। इसमें क्या हुआ था भाई, ऐसा कुछ एक्सीडेंट हुआ कि जिससे वो सारी रेडिएशन फैल गई न्यूक्लियर की, और ये कई सालों तक बना रहता है आपके फिर तंत्र में। ये जो रेडिएशन निकलती है, ये जो कचरा होता है, जो जीव जंतुओं के लिए और मनुष्यों के लिए भी खतरनाक है। जल प्रदूषण, तो परमाणु ऊर्जा के जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, शीतलन उद्देश्यों के लिए बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। जैसे चीजों को ठंडा करने के लिए पानी की जरूरत होती है, तो नदियों और महासागरों में वो गर्म पानी को छोड़ देते हैं। ठीक है, अपना जो भी कचरा वाला पानी होता है, न्यूक्लियर वाला पानी होता है, वो सारा वो छोड़ देते हैं नदी नालों में। सो वो पानी फिर प्रदूषित हो जाता है। खनन और ईंधन उत्पादन, देखो होता क्या है, परमाणु रिएक्टरों के लिए आपको प्राथमिक, अगर आपको परमाणु का रिएक्शन करवाना है तो आपको उसके लिए कुछ चाहिए तो होगा ना भाई, ऐसे ही थोड़ी ना बन जाएगा। सो उसके लिए यूरेनियम के निष्कर्षण में खनन गतिविधि, देखो यूरेनियम चाहिए होता है तो यूरेनियम आपको निकालना पड़ेगा खुदाई करके। खनन गतिविधि होगी तो मिट्टी का आवरण नष्ट होगा। इसके अलावा यूरेनियम अयस्क के प्रसंस्करण और ईंधन उत्पादन के लिए यूरेनियम के संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा इनपुट की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप प्रदूषण होता है। मींस जब ये बनाया जाता है यूरेनियम से, जब वो न्यूक्लियर एनर्जी बनती है तो उस टाइम पर भी बहुत ज्यादा जो ऊर्जा निकलती है, जो रेडिएशन निकलती है, उससे भी बहुत प्रदूषण होता है। फिर रेडियोधर्मी अपशिष्ट से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम। सो जोखिम क्या हो सकता है, जो ये रेज निकलती है हानिकारक, ठीक है, रेडियोधर्मी कचरा जो है वो कुछ ऐसी रेडिएशंस निकालता है जो मनुष्य के शरीर में प्रवेश करेगी तो हमारे डीएनए को, हमारी सेल्स को नष्ट कर देगी। सो लंबे समय तक आप अगर रहोगे इसके ये जो रेडिएशन में, आपको कैंसर वगैरह तक भी हो सकता है। ओके, सो कैंसर वगैरह भी हो सकता है, ये सारी बातें इसमें आती हैं। लंबे समय में आप अगर देखोगे जो रेडियोधर्मी कचरा होता है, न्यूक्लियर वाला कचरा, आप अगर उसका सुरक्षित निपटान महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रस्तुत करता है, कैसे लंबे समय तक उसको आप सुरक्षित उसका निपटान कर पाओ। क्योंकि परमाणु कचरे के भंडारण की जो वर्तमान विधियां हैं उससे क्या हो रहा है कि ये कचरा हजारों वर्षों तक यहीं पर पड़ा है। इसकी कोई गारंटी नहीं है ये भंडारण की सुविधाएं इतने लंबे समय तक ये सुरक्षित है भी या नहीं है। क्या पता एक टाइम ऐसा है कि रिसाव होने लगे, या फिर ये जो कचरा है ये इधर उधर मतलब होने लगे भाई, लीकेज वगैरह हो जाए। तो ये जो रेडियोधर्मी कचरा होता है, ठीक है, इसको जब ले जाया जाता है इधर उधर, इसका भंडारण या निपटान के दौरान बहुत बारी एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, आसपास के क्षेत्रों में अगर रिसाव हो गया तो भाई लोगों का तो जीना मुश्किल हो जाएगा अगर ये सारा रेडिएशन वगैरह इधर उधर निकल गया। फिर है प्रासंगिक उदाहरणों की सहायता से शहरी क्षेत्र में बिगड़े पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने की प्रक्रिया और महत्व को विस्तृत करें। यानी कि रीस्टोरेशन का जो प्रोसेस होता है, यानी कि दोबारा से बहाली करना। ये क्या होता है, देखो मान लो कोई एरिया ऐसा था, आपने कुछ उसमें काम करा, मेहनत करी, अब वो हरा भरा हो गया एरिया, तो इसको कहा जाता है रीस्टोरेशन। ठीक है, बहाली की प्रक्रिया। सो शहरी क्षेत्रों में जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो बिगड़ जाता है अक्सर, तो उसको वापस सुधारने के लिए बहाली की प्रक्रिया करी जाती है। ठीक है, और होता क्या है कि भाई खराब परिस्थिति की तंत्र को बहाल करने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि रिस्टोर करने की प्रक्रिया होती है, उसमें देखा जाता है सबसे पहले मूल्यांकन किया जाता है कितना पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ा हुआ है, क्या हमें लक्ष्य बनाना है, और जो योजनाकार होते हैं वो इस चीज का योजना वगैरह बनाते हैं। ठीक है, और जो पारिस्थितिकी वैज्ञानिक होते हैं वो साथ रहते हैं, सपोर्ट करते हैं। पारिस्थितिकी बहाली की तकनीक होती है कि भाई देखा जाता है क्या करना है। सबसे पहले अगर वन नहीं है, पेड़ नहीं है, तो वन लगाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं, और जमीन को वापस से ठीक किया जाता है, हरियाली करवाई जाती है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करी जाती है ताकि वो जैव विविधता भी बनी रहे, एक पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा है वो भी कम हो। सामुदायिक जुड़ाव, अगर आपको वाकई में सक्सेसफुली अगर रिस्टोरेशन करना है तो बहुत जरूरी है कि जो स्थानीय जो समुदाय के लोग हैं उनको शामिल करना, लोग जो है उनको ज्ञान देना, वो अपनी मेहनत करके श्रम वगैरह से अपनी सहायता दे सकते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे लगवा सकते हैं। निगरानी और अनुकूली प्रबंधन बहुत जरूरी है। अगर आपको रिस्टोरेशन का प्रोसेस करना है, प्रगति का आकलन करने, चुनौतियों की पहचान करने और समय के साथ रिस्टोरेशन की रणनीतियों को परिष्कृत करने में मदद मिलती है। ठीक है, अगर आप सही से निगरानी रखोगे, जो काम कर रहे हो वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा, वो निगरानी रखना बहुत जरूरी। और इसी से ही आपको पता चलता है कि आप जो प्रयास कर रहे हो वो प्रभावी कितने हैं। शहरी क्षेत्रों में खराब पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने का महत्व, अगर कोई शहर है वहां का इकोसिस्टम पूरा पारिस्थितिकी तंत्र खराब हो चुका है,
तो उसका महत्व क्या होगा अगर आप वहां पे रिस्टोरेशन करोगे, अगर आप वहां पे जो बहाली की प्रक्रिया करोगे, तो होगा क्या, जैव विविधता का संरक्षण होगा। क्योंकि शहरों में क्या है, जैव विविधता कम होती जा रही है। और उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क शहर में हाई लाइन जैसी परियोजनाओं ने क्या करा, एक पुराने एलिवेटेड रेलवे को एक जीवंत शहरी पार्क में बदल दिया। एक पुराना सा रेलवे स्टेशन था, उसको पूरा पार्क बना दिया, हरा भरा कर दिया, और वहां पे जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षी, कीड़े सब वहां पर आ गए। हवा और पानी की गुणवत्ता में सुधार, यानी कि इसमें यह है, आप अगर पेड़ पौधे लगा रहे हो तो आपकी हवा ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाएगी, आपके पानी की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। जैसे शहरी जलमार्गों के किनारे जो मान लो तट के इलाके होते हैं, ठीक है, जल मार्गों के किनारे जो तटवर्ती क्षेत्रों को बहाल करने से क्या होता है, प्रदूषकों को फिल्टर करने और कटाव को रोकने में मदद मिलती है। मींस आप अगर आसपास के क्षेत्रों में रिस्टोरेशन करोगे, सो होगा क्या, एक आपकी हवा भी फिल्टर हो जाएगी, पानी भी फिल्टर हो जाएगा, जिससे कि पेड़ पौधों का भी लाभ है, मनुष्यों का भी लाभ है। शहरी लचीलापन बढ़ाना, तो आप अगर रिस्टोरेशन करते हो तो आपको बाढ़ वगैरह से ज्यादा दिक्कत कभी नहीं आएगी, ठीक है। जैसे कि मान लो पेड़ पौधे नहीं है, बाढ़ आएगी तो सब बहा के ले जाएगी, पेड़ पौधे होंगे तो कुछ हद तक फ्लो कम होगा। तो ऐसे ही सियोल, जो कि कोरिया का, दक्षिण कोरिया का एक क्षेत्र है, कोरिया में चियोंगचियोन धारा, यानी कि एक नदी की धारा है, वहां पे क्या है कि उस परियोजना ने न केवल पानी की गुणवत्ता में सुधार करा है, बल्कि शहरी ताप द्वीप प्रभाव को भी कम किया है। यानी कि उस नदी को उन्होंने इतना साफ सुथरा किया है, ठीक ठाक किया है कि अब बाढ़ का खतरा भी कम हो गया है और पानी की क्वालिटी भी सही हो गई है। सामुदायिक कल्याण, इसमें क्या है, हरे स्थानों और प्राकृतिक क्षेत्रों तक पहुंच को शहरी निवासियों के लिए बेहतर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य परिणामों से जोड़ा गया है। ऐसा माना जाता है अगर किसी स्थान पर हरियाली होगी, बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा, लोगों को मानसिक रूप से, फिजिकल रूप से बहुत अच्छा लगेगा, और आप वहां पे अपना मनोरंजन सही कर पाओगे, स्ट्रेस कम रहेगा। उदाहरण के लिए लंदन के क्वीन एलिजाबेथ ओलंपिक पार्क जैसे शहरी पार्कों और हरे भरे स्थानों में जब वापस से पेड़ पौधे सही करे गए, लोग आरामदायक समझते हैं, वहां पर जाना, व्यायाम करते हैं, आपस में बातें करते हैं, तो अच्छा लगता है। इसके अलावा ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसको देखते हुए तो बहुत जरूरी हो गया है कि हर जगह पर रिस्टोरेशन प्रोसेस करा जाए, जहां जहां से भी खराबी है पर्यावरण में उस चीज को ठीक करा जाए, चाहे नदियों का कचरा हटाना हो, चाहे पेड़ पौधे लगाने हो, चाहे जो आपको जो है मतलब आर्द्र भूमि को दोबारा से ठीक करना हो, चाहे फिर कार्बन को आपको मतलब कम करना हो, चाहे वो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना हो, ये बहुत जरूरी है। सो निष्कर्ष यही है, शहरों में हालात खराब होते जा रहे हैं, आपको रिस्टोरेशन की प्रक्रिया पर जाना बहुत जरूरी है। रिस्टोरेशन बता दिया मैंने क्या होता है, बहाली करना। कोई क्षेत्र पहले अगर खराब था, वहां का इकोसिस्टम खराब हो रहा है, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे वापस से वो इकोसिस्टम रिस्टोर होता है और जीव जंतुओं का फायदा होता है। अब है तालाब पारिस्थितिकी तंत्र और नदी पारिस्थितिकी तंत्र के बीच में अंतर बताओ। तो तालाब यानी कि भाई जो छोटा मोटा तालाब होता है उसमें जो जीव जंतु हैं वो तालाब वाला हो गया, नदी यानी कि जो बड़ा है, जो रिवर है पूरा। तो देखो ये तालाब इकोसिस्टम है आपका, तालाब वाला पारितंत्र है, जहाँ पे आप देखोगे जीव जंतु हैं जो जो दिख रहे हैं आपको, ठीक है, मछलियां हैं, छोटा सा है, पानी एक जगह पे स्थिर है। सो और ये नदी है आपकी। होता क्या है, साइज की बात करें, आकार की और प्रवाह की, कि कितना फ्लो होता है, तो तालाब छोटे होते हैं, थोड़ा पानी जो है वहाँ स्टेबल होता है। तालाब प्राकृतिक भी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है आप खुद से बनाए तालाब, ठीक है, खोद कर। दूसरी ओर नदियां प्राकृतिक रूप से बहती हैं, बहुत बड़ी बड़ी जलधाराएं होती हैं, छोटी जलधाराएं भी होती हैं। और पानी के प्रवाह की बात करें तो तालाबों का पानी शांत होता है, हिलता डुलता नहीं है। और इसके अलावा जो तापमान है वो आप अगर देखोगे कि इससे तालाब के भीतर विभिन्न स्थितियां पैदा होती हैं, जैसे तापमान और ऑक्सीजन के स्तर में भिन्नता। तापमान अलग अलग होता है, टॉप पर हो सकता है गर्म हो, जैसे जैसे नीचे जाओगे आपको ठंडा तापमान मिलेगा। नदियों में पानी लगातार बहता है, बारिश भी आती है तो और ज्यादा स्पीड से बहता है। ऊंचाई से अगर नदी आ रही है तो स्पीड में आती है, मैदान तक आते आते धीरे हो जाती है, ठीक है। जैव विविधता की बात करें तो तालाब में भी बहुत प्रकार के पौधे, जानवर, जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसमें लिली, शैवाल, जल के पौधे, मछलियां, उभयचर, कीड़े, पक्षी, बहुत सारी चीजें होती हैं और ये वहां पर रहते हैं, आश्रय होता है इनका। नदियों में भी बहुत कुछ होता है भाई, मछलियां होती हैं जैसे ट्रॉट, सैल्मन, कैटफिश, जल के कीड़े होते हैं, उभयचर होते हैं, सांप होते हैं, पक्षी होते हैं। सो ये सारे स्तनधारी वगैरह कुछ प्रजातियां भी होती हैं। और तालाबों में आमतौर पर अलग अलग क्षेत्र होते हैं। आप अगर देखोगे तालाब को भी डिवाइड किया गया है, लिटोरल जोन जो कि किनारे के पास का उथला पानी होता है,
लिम्नेटिक जोन जो किनारे से थोड़ा दूर का खुला पानी होता है, तालाब जो थोड़ा दूर है किनारे के, और बेंटिक जोन जो निचला तलछट होता है। ठीक है, ये 3 कैटेगरियां बताई गई हैं तालाब की। और नदियों में भी आप अगर देखोगे रिफल्स यानी कि चट्टानी सब्सट्रेट पर उथला तेज गति से बहने वाला पानी, यानी कि चट्टानों से जो बहता हुआ तेज पानी आ रहा है वो रिफल्स कहलाता है। पूल यानी कि गहरा और धीमी गति से बहने वाला पानी, जिसको आप जैसे स्विमिंग पूल वगैरह कहते हो, पूल वगैरह हो गया। और रन यानी कि बहता हुआ पानी जो बह रहा है। बैक वाटर यानी कि जो किनारे तक पहुंचते पहुंचते शांत हो जाता है पानी, ये होता है। मानव का प्रभाव क्या है? देखो तालाब अक्सर अब क्या साइज में छोटे होते हैं, और होता क्या है कि इसके अंदर आप कुछ ऐसी चीजें कर सकते हो जिससे कि वहां की जीव जंतुओं की प्रजातियां नष्ट हो जाए, उनका आवास भी नष्ट हो सकता है। ठीक है, अगर आप वहां पे कुछ गलत काम कर रहे हो, प्रदूषण कर रहे हो। नदियों को भी खतरा होता है भाई मनुष्यों से। आप कुछ कूड़ा कचरा, बांध बनाना, ये सब अगर करोगे तो अपना कृषि फैक्ट्रियों का अगर अपशिष्ट वहां फेंकोगे, शहरों का कचरा फेंकोगे, तो क्या होगा? वहां पे कचरा हो जाएगा सारे में। ऊर्जा के नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय स्रोतों के बीच अंतर बताओ। तो देखिए भाई, नवीकरणीय वो होता है जो एक बार ही खत्म करा फिर बना लिया। जैसे सोलर एनर्जी है, धूप तो कभी खत्म नहीं हो रही, बार बार बना सकते हो, ये आपका नवीकरणीय ऊर्जा है। सो नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें या फिर इनमें अंतर की बात करें, तो नवीकरणीय ऊर्जा जो है वो दोबारा बनाई जा सकती है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास। लेकिन जो गैर नवीकरणीय ऊर्जा है जैसे कोयला, पेट्रोल, ये एक बार ही गया तो दोबारा नहीं बनता। तो ये आपका क्या है कि गैर नवीकरणीय हो गया, जो दोबारा नहीं बन सकता। फिर है प्रचुरता की बात करें, तो नवीकरणीय ऊर्जा प्रचुर मात्रा में है, बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में है। आप कितना भी सूर्य की रोशनी को यूज कर लो, हवा कभी नहीं बंद हो रही, पानी कितना भी यूज कर लो। पर जो गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये लिमिटेड है, इसको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। पर्यावरण पर प्रभाव की बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा थोड़ी अच्छी होती है, एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है, ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। जबकि जो आपकी गैर नवीकरणीय ऊर्जा होती है वो बहुत नुकसान पहुंचाती है। लेकिन आप अगर देखोगे नवीकरणीय में कुछ कुछ है, जैसे कि पन बिजली बांध, यानी कि पानी से बिजली बनाने के लिए जो बांध बनाते हैं ना, वो थोड़ा नुकसान करता है एनवायरमेंट को। ओके, बाकी इसके अलावा तो सब ठीक है। और ये जो आपकी गैर नवीकरणीय ऊर्जा होती है, कोयला, पेट्रोल, ये जीवाश्म ईंधन कहलाता है। सो ये ना कार्बन डाइऑक्साइड मतलब रिलीज होती है जब आप इसको जलाते हो, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए, जलवायु के लिए बहुत खराब है। ओके, फिर है ऊर्जा सुरक्षा और लचीलापन। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आप अगर देखोगे गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना में अधिक ऊर्जा सुरक्षा देते हैं। और क्योंकि आप देखोगे घरेलू लेवल पर भी आप यूज कर सकते हो, जो सनलाइट है, जो पवन ऊर्जा वगैरह है। ठीक है, आपको ज्यादा किसी और पर डिपेंड रहने की जरूरत है नहीं, जैसे पेट्रोल वगैरह के लिए आप बाहर के देशों पर डिपेंडेड हो। सो होता क्या है, इससे आप अपना खुद से सेल्फ डिपेंड होते हो। और इसके अलावा गैर नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं, विशेष रूप से जो जीवाश्म ईंधन है, सीमित है, पहली बात लिमिटेड है। और इसके लिए आपको दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है, विदेशी बाजारों पर, जैसे सऊदी वगैरह हो गया, वहां से पेट्रोल आएगा और वही डिपेंड करेगा पूरे दुनिया में रेट कैसा होगा। ओके, शहरी क्षेत्र सभी प्रकार के प्रदूषकों का केंद्र है। महानगरीय शहरों में होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रदूषण बताओ। तो देखो, बहुत सारे प्रदूषण होते हैं। वायु प्रदूषण होता है, जब आपके हवा में कुछ ऐसे तत्व मिल जाते हैं, कण मिल जाते हैं, जो कि फिर श्वास यानी कि सांस लेने के लायक हवा नहीं रहती, आपकी डेथ भी हो जाती है कभी कभी, दिल के बीमारियां, श्वसन बीमारियां हो जाती हैं। और जल प्रदूषण है कि जब आप गंदा कूड़ा करकट आप अपना जो जितना अपशिष्ट है फेंक दोगे नदियों में, और पीने का पानी खराब हो जाएगा, जोखिम होता है इससे भी। ध्वनि प्रदूषण है, बेमतलब के हॉर्न बजा रहे हो, डीजे बजा रहे हो, शोर शराबा कर रहे हो, और इससे आपकी नींद में खलल हो सकता है, सुनने की क्षमता में कमी आ सकती है, स्ट्रेस हो सकता है। नॉइज पोल्यूशन भी बहुत खराब होता है भाई। मृदा प्रदूषण है, जब आप मिट्टी को खराब कर रहे हो, मिट्टी का आवरण नष्ट कर रहे हो, मिट्टी में कूड़ा करकट फेंक रहे हो, तो क्या होगा? अब ऐसे में बताओ पेड़ पौधे उगेंगे? आपने इतना गंद फेंक रखा है अगर मिट्टी के ऊपर, तो ये होता है। तापीय प्रदूषण होता क्या है कि भाई उद्योगों में गरम गरम पानी फेंक दिया जाता है नदियों में, और वो नदियां जो है फिर वो दूषित हो जाती हैं, तापीय प्रदूषण होता है ये भी। और तापमान क्योंकि बदल जाता है एकदम से ही, और जो समुद्री जीव है वो भी मर जाते हैं बहुत बारी। दृश्य प्रदूषण, आप दीवारों पर
शिखर खाकर थूक रहे हो, गुटखा खाकर, पान बाहर जो भी होता है उसको थूक रहे हो, लाल कर रहे हो दीवारों पर चित्रकारी कर रहे हो, प्रॉपर्टी जो जो सरकारी प्रॉपर्टी पर आप दिल बनाकर बीच में तीर बनाकर नाम लिख रहे हो, ये क्या है? ये भी प्रदूषण है एक तरीके का। अब ये एक फोटो आ सकता है आपके पेपर में, आपको पहचानना होगा ये कौन सा पारितंत्र है। तो ये घास स्थल वाला पारितंत्र है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो घास स्थल वाला पारितंत्र होता है, इसमें घास होती है, घास वाली प्रजातियां होती हैं, ज्यादातर पेड़ पौधे होते हैं। इसमें बाइसन और मृग जैसे जीव होते हैं। देखो ये बाइसन है और ये मृग है, ये यहाँ घासों में पाए जाते हैं। और भेड़िया और शिकार के पक्षियों जैसे शिकारी भी यहाँ पर होते हैं। और टिड्डियां होती हैं, तितलियां होती हैं, कई प्रकार के पक्षी होते हैं, मिट्टी बहुत अच्छी होती है। और इसके अलावा क्या है कि अजैविक विशेषताओं की बात करें तो अलग अलग मौसम चक्र पाए जाते हैं और कई तरीके के कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, उपजाऊ मिट्टी होती है। और समतल मैदान भी होते हैं, उबड़ खाबड़ मैदान भी होते हैं यहाँ पे, घासों में, घास स्थलों में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। पानी की अवेलेबिलिटी भी अलग अलग होती है। सूर्य का प्रकाश बहुत अच्छा होता है, प्रकाश संश्लेषण चलता रहता है। और ये जो घास स्थल होते हैं ना भाई, ये जैव विविधता के हॉटस्पॉट होते हैं, सबसे ज्यादा अलग अलग डाइवर्सिटी यहीं पाई जाती है। इसके अलावा कार्बन का भंडारण करके जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करता है, क्योंकि हरे पेड़ पौधे क्या है, कार्बन को जो है ले लेते हैं अपने अंदर, तो आपके आसपास से जलवायु में जो है ना कार्बन कम हो जाता है। मिट्टी की स्थिरता रहती है, क्योंकि वहां पे भाई घास स्थल होगा तो मिट्टी उतनी अच्छी होगी। इसके अलावा वर्षा का जो जल होता है वो यहाँ पे चला जाता है अवशोषित होकर जमीन के अंदर। कृषि के लिए बहुत ज्यादा अच्छी जमीन होती है, ये चरागाह वगैरह होते हैं। और आर्थिक रूप से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं घास स्थल, यहाँ पे लोग घूमने फिरने भी जाते हैं। और इसके अलावा सांस्कृतिक महत्व भी होता है, कई लोग जो हैं भाई जो है इसको अनुष्ठान वगैरह भी करते हैं इन जगहों पर जाकर। और कई लोग अध्यात्म के लिए भी जाते हैं, शांति मिलती है जाकर। और इसके अलावा जलवायु में बहुत ज्यादा ये रोल प्ले करते हैं। ऐसे घास के मैदान अगर हर जगह हो ना तो जलवायु में कभी इतनी दिक्कत आए ही ना। इसके अलावा ये एक फोटो और आ सकती है, जलीय खाद्य जाल। तो इसमें जल के अंदर का एक फूड वेब दिया गया होगा, आप पहचान लेना, ठीक है, ये आ सकता है। तो जलीय खाद्य जाल होता क्या है, समुद्री पानी में या मीठे पानी में जो एक पारितंत्र बन जाता है ना, वो कहलाता है। इसमें कई तरीके के जो जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाएंगे, ठीक है, वो कहलाएगा आपका जलीय खाद्य जाल। और इसके अंदर क्या होगा, जलीय खाद्य जाल में प्राथमिक उत्पादक भी होते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, जिनमें फाइटोप्लैंक्टन होता है और कुछ पेड़ पौधे और शैवाल होते हैं जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर है। फिर इनको कोई मछलियां आगे खाती हैं, ठीक है। और ये कैसे अपना खाना बनाते हैं, वो ही अपना प्रकाश संश्लेषण करके। अब प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है फिर इसमें, तो सबसे पहले देखोगे जो प्लैंकटन, छोटी मछलियां, छोटे छोटे जो जीव जंतु, वो इन पेड़ पौधों शैवालों को खाते हैं। फिर उनको द्वितीयक उपभोक्ता खाते हैं, जैसे बड़ी मछलियां, शिकारी वाली मछलियां, ठीक है, स्तनधारी जीव जंतु समुद्री, वो इसको खा जाएंगे। फिर इन लोगों को कोई तीसरा वाला खाएगा आकर, ठीक है। और इसमें बड़ी मछलियां, डॉल्फिन, सील, शार्क, वेल, ये सब इसमें आ जाएगा। और इसके अलावा बैक्टीरिया भी होते हैं पानी में, कवक भी होते हैं, डिकम्पोजर्स भी होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया जो मरे हुए जीव जंतुओं को खा के उसको खत्म करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।